So now I will start the lecture 7th for valency. This is the last lecture for valency. आज valency ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. अगर टाइम बचता है, so we will be starting with some very basic concepts about the mole concept. Okay. So this is the table which we want to revise now. ये टेबल मैं फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ and हम लोग इसको रिवाइज करेंगे. Polyatomic ions जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं, and these are monoatomic ions, right? तो हम एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं. आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. क्या दो टाइप के होते हैं? एक होते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, और एक होता है पॉली एटॉमिक. पॉली एटॉमिक ऐसे लिख सकते हैं या बिना डैश के भी लिख सकते हैं. तो पॉली एटॉमिक, पॉली मतलब एक से ज्यादा, सो अगर एक से ज्यादा एटम्स है उसी चीज में तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम पॉली एटॉमिक आयन का हमने बताया था, ग्रुप. पॉली एटॉमिक आयन को ग्रुप भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे कुछ ग्रुप्स हैं. इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि क्या रखना है आप लोगों को, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो ये ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, तो हाइड्रोजन कोई अलग चीज नहीं है, हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, सो हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 माइनस. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स. अमोनियम ग्रुप NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH माइनस, नाइट्रेट ग्रुप NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट बता दिया है. कार्बोनेट ग्रुप CO3 माइनस. नीडलेस टू से ये सारे आप लोगों को लर्न होने चाहिए. सल्फाइड में SO3 माइनस है, सल्फेट में SO4 माइनस है. ध्यान रखिएगा कि अगर 8 लिखा है, 8 खाना खा लिया, 8 पता होगा सब लोगों को, आजकल काफी ट्रेंड हो रहा है 8 तो सल्फेट SO4 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस. सल्फाइड में कम एटम्स है, देखो 3 है. सल्फेट में ज्यादा एटम्स है ऑक्सीजन के, देखो 4 है. ठीक है, एंड देन वी हैव फॉस्फेट. So these are some examples of polyatomic ions या groups. ये जो examples है ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स वाले हैं. इसमें ज्यादातर निगेटिव वाले होंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जनरली डेवलप निगेटिव चार्जेस. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का ज्यादातर निगेटिव चार्ज ही होता है, और मेटालिक एलिमेंट जो होते हैं उसका ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज ही होता है. ये जो नेम ऑफ आयन है ये मेटालिक्स है, उनके पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है, और नॉन मेटालिक जो है उनके निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं. इसमें आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहे कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है. हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव भी दिखाता है और हाइड्रोजन जो है वो निगेटिव भी दिखाता है. ठीक है, बाकी सारे निगेटिव वाले हैं. तो वैलेंसी के टर्म्स में सोच लो. 3 वैलेंसी मतलब 3 निगेटिव, 3 वैलेंसी मतलब 3 पॉजिटिव, 2 वैलेंसी मतलब या तो 2 निगेटिव होगा या तो 2 पॉजिटिव होगा. मेटल होगा तो 2 पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल होगा तो 2 निगेटिव होगा. वैलेंसी 1 पॉजिटिव होगा तो मेटल होगा सिंगल पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो नॉन मेटल होगा, और हाइड्रोजन वाला H प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस. ये टेबल अपन को लर्न करना है. ठीक है, नाउ डिफिकल्टीज इन दिस टेबल. इस टेबल में डाउट्स है तो प्लीज हाथ उठाओ और डिफिकल्टी पूछो. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दिस पर्टिकुलर टेबल. इसी टेबल में अगर डाउट है तो पूछे. यश, इसी टेबल में डाउट है आपको? सर मेटल हर बार पॉजिटिव रहेंगे ना सर? हाँ सर, मेटल हर बार पॉजिटिव ही रहेगा. सर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना सर इलेक्ट्रॉन? सर वो डोनेट करता ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आया ना. सोचो, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब निगेटिव चार्ज कम हो गया. निगेटिव चार्ज कम हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. यश, समझ में आया क्या? सर वो मतलब कभी एक्सेप्ट नहीं. यश, एक बार फिर से बोलो. यस, यश, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई एम सॉरी यश, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आपका डाउट इस पॉइंट पे क्लियर नहीं कर पाऊंगा. आई अपोलोजाइज. हेलो यश, एक बार फिर से ट्राई करो. यश, कैन यू हियर मी? नहीं, यश के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे. ठीक है, मधुरा प्लीज आस्क. Sir, in the non-metallic elements, why are they not the simply chlorine, bromine, iodine, or oxygen? Why are they oxide and bromide? Okay, so these are the names. Okay, so these are the names. Very good question. मधुरा का डाउट है कि सर इसको क्लोराइड क्यों लिखा है, क्लोरीन क्यों नहीं लिखा है. यहाँ पे तो पोटेशियम लिखा है बराबर. तो होता क्या है कि एक रूल होता है, एक छोटा सा रूल है. IDE लिखा है मतलब निगेटिव चार्ज है.
ठीक है, ऐसा एक रूल है, नेमिंग का रूल बोलेंगे अपन इसको। और IUM अगर लिखा है तो वो मेटल कंसिडर करो, या फिर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करो। तो क्या होता है कि सोडियम का आयन का नाम भी सोडियम है, और सोडियम के मेटल का नाम भी सोडियम है, मतलब सोडियम का एटम रहता और सोडियम का ही कटायन रहता। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में निगेटिव चार्ज बनने के बाद उसको IDE लगाते हैं। तो क्लोरीन बना क्लोराइड, ब्रोमीन बना ब्रोमाइड, ऑक्सीजन बना ऑक्साइड, IDE। IDE रिप्रेजेंट्स निगेटिव चार्ज। IDE का मतलब होता है कि वो निगेटिव चार्ज वाली चीज है। ठीक है, तो जो भी निगेटिव चार्ज वाली चीज रहेगी उस पर निगेटिव के लिए IDE लगाते हैं। तो सल्फाइड, नाइट्राइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। तो नॉन मेटेलिक वालों के लिए निगेटिव चार्ज आइड, एंड मेटल वालों के लिए उसको वैसे ही लिख देना। मेटल का अलग से कोई स्पेशल नेमिंग का रूल नहीं है। फिर जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो वो IUM वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। तो बॉटम लाइन इज, कंसेप्ट ये है कि नॉन मेटल्स के लिए अनायंस के नाम IDE में एंड होते हैं, और मेटल्स के लिए नाम किसी में एंड नहीं होते, जो मेटल है उसका वही कटायन बन जाएगा। ठीक है, मधुरा कमेंट करें। Sir, would you please repeat that rule because of the network, Because I of the was not network able issue, to yes, hear yes, that yes. properly. Because of the network issue, you are not able to hear the rule, so I will repeat that rule. Okay. I'm writing it down. For anions, IDE is used at the end of the name. For cations, the name is written as it is. इसको रखे कहाँ पे, इसको यहाँ रख देते हैं। Please wait. Sir, Please could wait. you please write that? Yes, yes. Please wait. Please hold. Madhura, can you read it? I have written something in the blue color. Yes, for anions, negative iodide is used at the end of the name. For cations, the name is written as it is. Right. So for cations, सोडियम का कटायन सोडियम रहेगा, सोडियम का एटम भी सोडियम रहेगा। लेकिन क्लोरीन का अनायन क्लोराइड होगा, एंड क्लोरीन का एटम क्लोरीन ही रहेगा। मधुरा, is this clear? Okay, sir. Thank you. Yes, good. So I hope this makes sense now. So the rule over here is that for negative charges, निगेटिव चार्ज के लिए IDE लिखने का, पॉजिटिव चार्ज के लिए कुछ नहीं लिखने का। ये देखो पॉजिटिव वाले, जो मेटल का नाम है, जो एटम बोलते क्या बोलते हैं अपन, सोडियम एटम, तो क्या बोलेंगे, सोडियम कटायन। नॉन मेटल में कैसा करते हैं, क्लोरीन एटम, लेकिन क्लोरीन अनायन नहीं, क्लोराइड अनायन। ठीक है, तो ये भी अपन लिख लेते हैं, इसको भी लिख लो, यहाँ पे लिखते हैं अपन, जो व्हाइट कलर में लिख रहे, व्हाइट में नहीं लिख सकते, ग्रीन में लिखते हैं, ग्रीन लिया है। सोडियम एटम, सोडियम कटायन, क्लोरीन एटम, लेकिन क्लोराइड अनायन। तो क्लोराइड अनायन में ये IDE इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, कटायंस के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड। मधुरा, डू यू स्टिल हैव एनी डिफिकल्टी? मधुरा प्लीज रिप्लाई। नहीं है, ठीक है, गुड। एनी मोर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस स्लाइड? मोहक राठी। सर वो हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम ये दो एक बार समझाओ ना कैसा हुआ उनका। हाँ ठीक है, अमोनियम देखो कैसा हुआ, इसको डिलीट करते हैं। मोहक म्यूट कर लो।
मोहक का डिफिकल्टी डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट्स लिख लें। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स विथ यू एंड प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। चलो वी विल गो अहेड। सो मोहक का डिफिकल्टी है अमोनियम, अमोनियम NH4 प्लस। तो अमोनिया, अभी जैसे देखो आप लोगों को पता है क्या अमोनिया क्या रहता है? अमोनिया इज NH3। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली? NH3 होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर ऐसे होता है उसका, प्लीज होल्ड, प्लीज वेट। द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज NH3। ओके, लेकिन अमोनियम क्या होता है? सोचो, मैंने अभी बताया ना पॉजिटिव चार्ज के लिए EM लगाने का, पॉजिटिव चार्ज के लिए EM लगाने का। देखो यहाँ पे EM लगाया है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज देना है। तो पॉजिटिव चार्ज देना है मतलब यहाँ पे हमें नाइट्रोजन लिखना है, और 3 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, लेकिन उसमें और एक अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? नाइट्रोजन पे आया। प्लीज यहाँ पे ध्यान दें कि द पॉजिटिव चार्ज इन अमोनियम कटायन, ये जो है ये कटायन है। द पॉजिटिव चार्ज इन अमोनियम कटायन इज ऑन नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे है? नाइट्रोजन पे है। NH4 प्लस ऐसा लिखते हैं अपन उस चीज को। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम। EM आया मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, तो अमोनियम। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंपल है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या हो रहा है? नीचे देखो ना, नीचे नीचे देखो, यहाँ पे कार्बोनेट लिखा है ना, तो कार्बोनेट को एक हाइड्रोजन दे दो। तो अगर एक हाइड्रोजन दे दिया तो एक निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, तो HCO3 माइनस लिख देंगे अपन। कार्बोनेट को एक हाइड्रोजन दे देंगे, तो एक हाइड्रोजन देने की वजह से उसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो HCO3 माइनस बन जाएगा। मोहक राठी कमेंट करें। समझा सर। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। यस सर, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लो मोहक। सुमेध कुलकर्णी। सर वो H2O2 वाला कॉन्सेप्ट हाँ वो बताएंगे ना? आएगा आएगा, आते हैं अभी, आते हैं H2O2 पे। पहले ये वाला स्लाइड, इसमें कोई डाउट है क्या इस स्लाइड में? नो सर, हाँ ठीक है, नो सर। ओके, हम आएंगे, अभी हो जाएगा H2O2 वाले, इसके बाद वही चीज करनी है। रश्मि अग्रवाल। So in ammonium, why the positive charge is only on that N? हाँ, इन द अमोनियम व्हाई द पॉजिटिव चार्ज इज ओनली ऑन N। रश्मि का डाउट है कि जो अमोनियम है उसमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे क्यों लिखा है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बट मैं अभी आपको शॉर्ट में रीजन बता देता हूँ अपने काम का। ठीक है, तो अपने काम का रीजन ऐसा है कि NH3 के पास क्या हुआ, NH3 के पास ना एक हाइड्रोजन आया, और वो जो हाइड्रोजन आया वो पॉजिटिव चार्ज लेके आया, और उसने इस नाइट्रोजन को बोला यार मैं ना पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन हूँ, मैं एक कटायन हूँ, ये देखो ये ऐसा सिंबल है उसका H प्लस, तो मेरे को ना कंपाउंड बनाना है। तो नाइट्रोजन ने उसको क्या बोला, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज मेरे को दे दो और मेरे साथ बॉन्ड फॉर्म कर लो। तो इस नाइट्रोजन के पहले कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग था? 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग था। लेकिन ये हाइड्रोजन उसने क्या किया, ये हाइड्रोजन उसने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद NH4 प्लस आ गया, तो इस हाइड्रोजन ने खुद का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को दे दिया। तो देयरफॉर नाइट्रोजन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। जैसे याद करो लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था सल्फेट ग्रुप, उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इट इज अ गुड आइडिया, इट इज अ गुड थिंग इफ यू नो कौन से एलिमेंट पे पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट है। ओके, कौन से वाले एलिमेंट पे कौन सा वाला चार्ज है, ये चीज हमें अगर पता है पॉलीएटॉमिक में तो अच्छी बात होती है। मोनो एटॉमिक में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे मोनो एटॉमिक में तो एक ही एटम दिख रहा है तो उस पर ही चार्ज रहेगा, बराबर। लेकिन पॉली एटॉमिक में किस पे चार्ज है वो चीज हमें पता होना चाहिए। तो अभी ये बता देते हैं आप लोगों को। NH4 ये लिख लो, नोटबुक में लिखो, मैं लिख के नहीं दूंगा। आई विल नॉट बी राइटिंग दिस ऑन द स्क्रीन, आई विल बी ओनली डिक्टेटिंग दिस। मैं ओरली बताऊंगा, आपको लिखना है। इन अमोनियम द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन।
इन अमोनियम द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है अमोनियम में, ठीक है। इन हाइड्रोक्साइड द नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, इन हाइड्रोक्साइड द नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर नाइट्रेट में भी ऑक्सीजन पे है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन पे है, कार्बोनेट में 2 ऑक्सीजन पे है, सल्फाइड में भी 2 ऑक्सीजन पे है, सल्फेट में भी 2 ऑक्सीजन पे है, और फॉस्फेट में भी 3 ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है तो वो तो उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये चीज लर्न कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स जो क्वेश्चन स्क्रीन पे गिवन है, उन एग्जांपल्स में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अमोनियम में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी जितने भी एग्जांपल्स है ना उन सब में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लिख लेना। फिर आगे फॉस्फेट में 3 नेगेटिव चार्ज है ना, तो 3 अलग अलग ऑक्सीजन पे 3 नेगेटिव चार्ज होंगे, हर ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव आएगा। सल्फेट में 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, 2 ऑक्सीजन बिना चार्ज के रहेंगे। सल्फाइड में भी ऐसा ही 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, 1 ऑक्सीजन बिना चार्ज का रहेगा। कार्बोनेट में भी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, 1 ऑक्सीजन बिना चार्ज का रहेगा, ठीक है। इसका डाउट था ये? जिनका डाउट था प्लीज हाथ उठाओ, मैं भूल गया किसका डाउट था, सॉरी। रश्मि अग्रवाल, यस रश्मि कमेंट करो। Yes, sir, I understand. ओके थैंक यू सो मच। म्यूट, लोअर योर हैंड। सोहन बोलिए, सोहन इस स्लाइड में डाउट है तो पूछिए। सोहन आर यू देयर? सोहन प्लीज अनम्यूट। सर हाँ सर सर, मुझे ये टेबल नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा टेबल में? 3 दिन से ये टेबल कर रहे हैं, कौन से पार्ट में डाउट है बोलिए। सर वही जो आपने आज पढ़ा है ना कि वो प्लस प्लस और माइनस रहा कि वो मेटल रहता और माइनस रहा कि नॉन मेटल रहता सर। हाँ आप मेरे को सर ये बताओ, एक बार मेटल्स रिपीट कर इलेक्ट्रॉन दें सर। डोनेट करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं? डोनेट करते हैं। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब उसका निगेटिव चार्ज गया, ये समझा क्या? यस सर। मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज बच गया, ये समझा क्या? यस सर। तो मतलब मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल्स पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये समझ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। ये देखो, ये पहला वाला देखो, ये सारे मेटल्स है, इन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यस सर। और ये सारे नॉन मेटल्स है, इन पे निगेटिव चार्ज है, ये पूरी वाली लाइन देखो, समझा क्या? यस सर। अब ये जो पॉली एटॉमिक वाले हैं, इनमें सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल है जिसपे पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। इनको अपन ने नया नाम दिया ग्रुप, ठीक है। यस सर। और जो निगेटिव चार्ज रहेगा उसमें आईडीई लगाना, क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्साइड, आयोडीन बन जाएगा आयोडाइड। आईडीई लगाना निगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में क्यों है सर? क्यों है मतलब हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है कि मेटल है, आप बताइए। तो मेटल भी और नॉन मेटल भी है सर। नहीं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। सोहन इस चीज को याद रखेंगे, सब लोगों के लिए ये चीज बताई जा रही है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लर्न करने का ये। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो H+ बनेगा, और हाइड्रोजन अगर एक्सेप्ट करेगा तो H- बनेगा। माइनस बना मतलब हाइड्राइड लिख दिया अपन ने। पॉजिटिव वालों के लिए वैसा ही नाम रख देना, और निगेटिव वालों के लिए आईडी लिखना, तो वो चीज भी यहाँ पे मैच कर गई। क्लियर हुआ सोहन? यस सर। और सर ये यहाँ पे सर Mge2 प्लस Ca2 प्लस Zn2 प्लस ये क्या है सर? आप बताइए क्या है ये? सर नहीं पता था सर। सर नहीं पता।
सोचो क्या होगा ये, आपको क्या लगता है क्या चीज हो सकती है ये? पॉजिटिव वाली चीज को क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं कि अनायन बोलते हैं? क्या सर? पॉजिटिव वाली चीज को क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं कि अनायन बोलते हैं? कटायन। कटायन। तो बस ये मैग्नीशियम का कटायन, ये कैल्शियम का कटायन, ये जिंक का कटायन, ठीक है। इसकी वैलेंसी 2 है। देखो जो वैलेंसी 1 है उसमें सिंगल पॉजिटिव, जो वैलेंसी 2 है उसमें डबल पॉजिटिव, जो वैलेंसी 3 है उसमें ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। थैंक यू सोहन। श्रेया टाले, श्रेया डाउट है क्या? हाथ उठाया था आपने? आवाज नहीं आ रही है। मंथन वानखड़े, Sir, I have a doubt. I have a problem in sulfite and sulfide that. ओके प्लीज आस्क व्हाट इज योर डिफिकल्टी। सल्फेट में 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड सल्फाइड में 3 Is that ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। yes? ओके They are. प्लीज म्यूट एंड देख लो, आपका डाउट क्लियर करते हैं। ओके ध्यान से देखेंगे सब लोग। सल्फेट बनाया जा रहा है, सल्फेट, ऐसा सल्फर बनाया, एस फॉर सल्फर, ठीक है। अभी उसको 4 ऑक्सीजन एटम लगाना है अपने को। तो ये देखो ये ऐसा, ये लग गया पहला ऑक्सीजन एटम, ये लग गया दूसरा ऑक्सीजन एटम, इधर लगाया O निगेटिव और इधर लगाया O पॉजिटिव, सॉरी O निगेटिव, दोनों जगह O निगेटिव लगा दिया। तो ये चीज सल्फेट है, ये लर्न करना। इसका स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को, प्लीज रिमेम्बर दिस स्ट्रक्चर, लिख लो इसको। सल्फेट ग्रुप ऐसा दिखता है। कल को अगर मैं पूछूं कि सल्फेट ग्रुप कैसा दिखता है तो ऐसा बनाते आना चाहिए, बीच में सल्फर रखना है, डबल बॉन्ड O ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे, लेफ्ट में O माइनस, राइट में O माइनस और SO4 2 माइनस। ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है आगे बढ़े। अब सल्फाइड देखो कैसा होता है। सल्फाइड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम करना है, तो ये वाला ऑक्सीजन कम कर दिया, ये ऑक्सीजन अगर अपन ने कम कर दिया तो फिर ये SO3 बन जाएगा, है ना। इधर SO3 लिख देंगे, लेकिन 2 निगेटिव कांस्टेंट रखना है, तो ये वाले ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगाया अपन ने। ये जो 2 ऑक्सीजन थे निगेटिव चार्ज वाले, उनको हाथ नहीं लगाया अपन ने, दूसरे वाले ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया, ठीक है। मंथन अनम्यूट करो, कमेंट करो। Yes, sir. Thank you, sir. Understood. ओके वेरी गुड, थैंक यू। स्नेहल हिरड़कर, सर यस। ऐसा जरूरी होता है सर, वो जो आपने स्ट्रक्चर निकाला है सर, सर उसमें जरूरी है कि डबल बॉन्ड वाले ऊपर और नीचे ही होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड वाले साइड में? नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो सिर्फ बनाने के लिए वैसा बना दिया। आप डबल बॉन्ड वाले हॉरिजॉन्टल पे और निगेटिव चार्ज वाले वर्टिकल पे रख सकते हो। बस सल्फर के 4 बॉन्ड्स दिखाने हैं आपको, चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा देना तो SO4 2 माइनस बन गया, और 3 ऑक्सीजन लगा दिए तो SO3 2 माइनस बन गया। सीक्वेंसिंग का कोई रूल नहीं होता है। ओके थैंक यू सर। ओके योर नेम इज सेहल और स्नेहल? सेहल। सेहल, ओके थैंक यू। सुमेध कुलकर्णी, सर ये ऐसा ही स्ट्रक्चर लिखा तो चलता ना जो आपने बताया अभी सल्फेट का? ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये सल्फाइड है, अभी बोर्ड पे 3 ऑक्सीजन है ना। नहीं सर, आपने इसके पहले जो लिखा था। हाँ वो वही तो सल्फेट है, क्यों प्रॉब्लम क्या है उसमें? देखो यही सल्फेट है, बराबर है ये सल्फेट। नहीं हाँ ऐसे सर, ऐसे लिखा तो चलता ना? हाँ चलता ना, और कैसे लिखना है आपको? नहीं सर, आपने अभी बोला ना हॉरिजॉन्टल हाँ और हाँ हाँ वर्टिकल ऐसा लिखा लगाना। तो भी चलता, वैसा लिखा तो भी चलता। मतलब लोगों का म्यूट कर लो। लोगों का डाउट क्या आ रहा है, लोगों का डाउट ये आ रहा है कि ये वाई एक्सिस पे डबल बॉन्ड ओ लिखा है ना, तो सर उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिखे और निगेटिव वाला वाई एक्सिस पे लिखे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कैसा भी लिखो तो भी चलेगा, वो भी नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ओके सर। म्यूट करो, म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो प्लीज। ये ऐसा भी चलता, ये 2 ओ पे निगेटिव ऐसे पास पास में और ऐसा टेढ़ा लगा के 90 डिग्री के एंगल पे 2 डबल बॉन्ड लिखे तो भी चलता।
वो क्यों चलता है? क्योंकि ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, पेपर पे बनाई हुई चीज है ये। जैसे ज्योग्राफी में कैसे मैप रहते हैं, अभी मैप बड़ा छोटा बना सकते हैं अपन, राइट। सपोज इमेजिन करो कि अपने को इंडिया का मैप बनाना है, ठीक है, तो इंडिया का अगर मैप बनाएंगे तो उसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी ये स्टेट्स बड़े दिखाने पड़ेंगे, गोवा स्टेट छोटा दिखाना पड़ेगा, राइट। लेकिन उसके बेसिस पे मैप पूरा का पूरा मैप बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपन। तो वैसे ही हम एलिमेंट्स किसी मॉलिक्यूल में आगे पीछे लिख सकते हैं। सिर्फ ये है कि सल्फर के चारों तरफ ऑक्सीजन रहना चाहिए, तो चारों तरफ ऑक्सीजन लगा देना। निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अपने मन लायक अपन अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है सल्फेट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सोहन, आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए अब तक। आई बिलीव आगे भी आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। प्लीज खुद का नाम बार बार चेंज मत किया करो, प्लीज आस्क। सर वो पॉलीएटॉमिक आयन, सर वो समझाओ ना सर, एक बार मुझे समझा नहीं सर। बताइए आपको पॉली एटॉमिक में क्या नहीं समझा? पॉली का मतलब पता है आपको कि मोर देन वन रहता? व्हाट सर? सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही सर। पॉली मीन्स मोर देन वन, इज दिस क्लियर? यस सर। सो अगर मोर देन वन है तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स गिवन है उसमें एक से ज्यादा एटम्स एक साथ प्रेजेंट है, इसीलिए इस चीज को हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक में नया कुछ नहीं है, पॉली एटॉमिक में सिर्फ ज्यादा एटम्स एक साथ अपन ने ले लिए और उसके ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है सर। यस सर। सर वो वहाँ पे सर CO2 और नीचे 3, वो 2 3 सर क्या है वो 2 3 क्या नंबरिंग? है? ये जो 2 है ऊपर का ये चार्ज है, ऊपर वाला चार्ज है 2 निगेटिव, और ये जो 3 है नीचे वाला ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। कार्बन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के 3 एटम है और उस पे डबल निगेटिव चार्ज है। ये वाला देखो एग्जांपल सल्फेट वाला, सल्फेट में SO4 2 माइनस है, तो सल्फर का एक एटम देखो यहाँ पे बनाया अपन ने, ऑक्सीजन के 4 एटम बनाए अपन ने चारों तरफ, और 2 निगेटिव चार्ज बनाना है, तो ये दोनों एटम को एक एक निगेटिव चार्ज दे दिया और डबल बॉन्ड हो इधर लगा के अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया। ये डबल बॉन्ड क्यों आया? वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आया। पर वहां पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यों आया ये अपन 11th में देखते हैं। फॉर द टाइम बिंग हमें ये स्ट्रक्चर लर्न करना है। सर फिर इसमें सल्फर के तो 6 बॉन्ड हो गए, चलता, सल्फर के 6 बॉन्ड हुए तो चलता, उसका रीजन 11th में देखेंगे। Right now we have to remember that sulfur can have 6 bonds together. सल्फर 6 बॉन्ड्स एक साथ बना सकता है, ये अभी लर्न करना है। सोहन कमेंट करें। सर मैं ही समझा ना सर। सर नॉट गेटिंग सर। चलो एक बार और बताते हैं। सोहन आप बताइए सल्फेट SO4 2 माइनस में सल्फर कितने बार दिख रहा है यहाँ पे? एक बार। इस स्ट्रक्चर में कितने बार दिख रहा है? एक ही बार ना सर। ऑक्सीजन ऐसे एक कितने ही बार बार दिख रहा है है यहाँ पे फॉर्मूला में? सर 2 बार। 2 बार दिख रहा है क्या? मेरे को तो 4 बार दिख रहा है। अभी बताया ना, नीचे वाला नंबर नंबर ऑफ एटम्स, ऊपर वाला नंबर चार्ज, अभी 2 मिनट पहले बताया था। यस सर 4, 4 बार सर, 4 बार। तो सल्फर के अराउंड कितने बार ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा? बताइए सोहम कितने बार लिखना पड़ेगा? कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? सोहन आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो ऑल अगेन,
I was disconnected from the meeting. Please give me a moment. Yes, तो हम लोग सल्फेट के बारे में बात कर रहे थे. सोहन किधर है? सोहन अनम्यूट करो. Sohan, please unmute. Please reply. No sir, was not coming sir. Sohan, can you hear me now? No sir. Everyone, please switch off your video cameras. Sohan, please unmute yourself. Sohan, बोलो 1 2 3. No sir, nothing we are able to hear something. So network भी बराबर है हमारा. Let me try to talk to someone else. किसी और से बात करके देखते हैं. धर्मेश भट्ट, please unmute. Dharmesh Bhatt, please unmute yourself. Yes, sir. Dharmesh, can you hear me? Hello. Yes, sir. Clearly. Okay. Please ask your difficulty. सोहन, आपका डाउट धर्मेश के डाउट के बाद अपन कवर करेंगे. धर्मेश, आपका डाउट पूछिए. सर मैंने आपकी स्क्रीन सर विजिबल नहीं थी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था. सॉरी सर. अच्छा, ठीक है. हाथ नीचे कर लो. अभिराम महाजन, प्लीज अनम्यूट. सॉरी सर, सेम एज धर्मेश सर. सेम है वो. जिन लोगों ने स्क्रीन नहीं दिख रही थी उसलिए हाथ ऊपर किया था, हाथ नीचे कर लो. जिनको डाउट है वही हाथ ऊपर रखे. सुमेध कुलकर्णी, प्लीज आस्क. Sir, your voice is cutting. Sumed, can you hear me properly now? No, sir. अभी आवाज आ रही है सुमेध? फिर से सुमेध, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड. Yeah. Sumed, am I audible now? Yes, sir. Now you are audible. India got independence in the year 1947. Repeat करो, क्या बोला मैंने? India got independence in 1947. ठीक है, sufficient है. Good. चलो, सोहन अनम्यूट. सर वो जो है ना सर, वो ग्रुप सर, वो मुझे समझे नहीं सर. हाँ, ठीक है, अभी करते हैं. वही डिस्कस करते हैं अभी. सोहन, ये बताओ, ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है. इसको सिर्फ एक बार पढ़ के बता दो. सोहन, इस चीज को पढ़ के बताओ जो मैंने अंडरलाइन किया. उसको क्या पढ़ते हैं? ऐसो सल्फेट 2-4. इसको बोलते हैं SO4 2-. बोलो मेरे पीछे, SO4 2-. SO4 2-. हाँ, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं अभी. देखो बोर्ड पे S दिखा क्या? यस सर. डबल बॉन्ड O दिखा? यस. अब मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है बोर्ड पे. दिस इज SO4 2-. इसको लर्न करेंगे. समझ में आया? यस सर. अब सुनो, इसमें देखो क्या है. सल्फर का एक एटम है, तो यहाँ पर सल्फर का एक एटम ड्रॉ करने का. फिर ऑक्सीजन के 4 एटम्स है. ये जो नीचे का नंबर होता है वो नंबर ऑफ एटम्स बताता है, और ये जो ऊपर का नंबर होता है वो चार्ज बताता है. इधर ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज 1 बार, इधर ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज 1 बार. पूरे कंपाउंड पे टोटल निगेटिव चार्ज 2 बार. तो उसको लिखेंगे SO4 2-. सोहन, समझ में आया? यस सर. और सर ये पॉलीएटॉमिक आयन सर इतने रहते हैं? हाँ, इसी को पॉलीएटॉमिक आयन्स बोलते हैं. एक एटम से ज्यादा एटम्स अगर है तो उस चीज को पॉलीएटॉमिक बोलते हैं. ठीक है?
ये सर मतलब सर ये इतने ही है क्या, अमोनियम से लेके फॉस्फेट तक? नहीं, दुनिया में इतने बहुत सारे ions है हैं। क्या बोले? नहीं, बहुत सारे हैं, 200-250 है। अभी सिर्फ इतने ही लर्न करने हैं अपने को। जैसे जैसे पढ़ाई आगे करते जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा अपने को पॉली एटॉमिक आयंस पता चलेंगे। वो वाले टाइम पे लर्न करेंगे। आज की डेट में सिर्फ इतने ही लर्न करने हैं, ठीक है। और सर अगर हमको सर मतलब अगर ये नाइट्रोजन, ये अमोनियम का स्ट्रक्चर निकालना होगा तो कैसा सर? बताएंगे, ये सारे के स्ट्रक्चर्स बता देंगे, ठीक है। सल्फेट का समझ गया ना स्ट्रक्चर। और सर सर चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? ये पहले भी पूछा था आपने, मैंने तब भी बताया था लर्न करना पड़ता, ठीक है। पॉली एटॉमिक का चार्ज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको लर्न करना पड़ता। मैंने भी लर्न किया था, सल्फेट 2 नेगेटिव, सल्फाइड 2 नेगेटिव, फॉस्फेट 3 नेगेटिव, वो चीज लर्न करनी पड़ती। ओके सोहन। यस सर, ओके सर। सारंग। सर हाँ सर। सर अमोनिया H+ आयन एक्सेप्ट करता, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता ना वो? हाँ, अमोनिया H+ एक्सेप्ट करता मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता, बराबर। आगे। पर वो प्रोटॉन के एक्सेप्ट करेगा, वो स्टेबल है ना NH3? हाँ, NH3 स्टेबल है। देखो NH3, बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज में। NH3 स्टेबल है क्योंकि वो कंपाउंड है, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते। कंपाउंड्स भी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तभी तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप ये समझो कि एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते, लेकिन 2 या 3 कंपाउंड्स मिलके और नए कंपाउंड्स भी तो बना सकते हैं। कंपाउंड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। एलिमेंट एलिमेंट ने मिलके कंपाउंड बना दिया तो फिर वहां रिएक्शन खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो वाला कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके नया तीसरा चौथा कंपाउंड बना लेगा। तो वैसे NH3 जो है वो H+ एक्सेप्ट करके एक ग्रुप बनाता NH4+, और वो वाला NH4+ को अगर अपन ध्यान देंगे सब लोग, वो वाले NH4+ को अगर अपन ये Cl- के साथ कंबाइन कर दे तो फिर एक नया कंपाउंड मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं NH4Cl। मैं बोर्ड के नीचे लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज NH4Cl। कब? अगर NH4+ और Cl- कंबाइन कर जाए तो एक नया कंसेप्ट इससे डेवलप होता है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। बराबर है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन कंपाउंड्स कैन आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है वो नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। एलिमेंट्स तो कंपाउंड बनाते ही है, लेकिन एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाने के साथ साथ कंपाउंड्स और नए नए कंपाउंड भी बना सकते हैं। सारंग कमेंट करें। यस सर। और फिर वो न्यूक्लियस, नाइट्रोजन अपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं, नाइट्रोजन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा ही नहीं। हाँ वेरी गुड, जो उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट पॉजिटिव किया ना के वो बाहर रखा है। नहीं नहीं नहीं, उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया लेकिन वो उसके न्यूक्लियस में नहीं गया, ठीक है यार। ये अच्छी चीज है, सब लोग होल्ड करेंगे, प्लीज एक सेकंड होल्ड करो। बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्चुअल डिफिकल्टी पूछा है। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस डाउट। यस, ये है NH3, ठीक है। अब ये NH3 के प्लस ये एक H+ आ गया, राइट। अब ये H+ आ गया तो ये H+ आया तो प्रोटॉन के जैसा, लेकिन प्रोटॉन के जैसा आने के बाद हुआ क्या, ये नाइट्रोजन, अपन एक काम करें, वो जो H+ आया ना उसको रेड कलर का अपन मार्क कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हाइड्रोजन ऐसा कलर नहीं होता, लेकिन मैंने कन्वीनियंस के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए H+ से मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये था NH3 पहले वाला, ये NH3 पहले वाला है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो नया आया वो नया वाला हाइड्रोजन ऐसा ऊपर आ गया, और नए वाले हाइड्रोजन के आने की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अभी भी एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ,
जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हमें पता चला कि जो हाइड्रोजन आया वो था तो प्रोटॉन, वो प्रोटॉन था, लेकिन वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में नहीं गया है नाइट्रोजन के, वो जो प्रोटॉन था वो बाहर ही है, ठीक है, वो प्रोटॉन है लेकिन वो बाहर से ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। और फिर एक बार बॉन्डिंग होने के बाद ये वाला नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में भेदभाव नहीं करता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन्स, एक्सेप्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन को चिपक गया, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद में ये चारों हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के लिए एकदम बराबर है, एकदम समान है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज हाइड्रोजन एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन। कारण कमेंट करें। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। वो जो हाइड्रोजन था वो भले ही प्रोटॉन था लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं गया। आप सब लोग ये चीज समझ लो, लर्न कर लो, गार्ड बांध लो। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियस इज अनअफेक्टेड। चाहे दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, कोई भी रिएक्शन में न्यूक्लियस जो है कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। न्यूक्लियस इज नेवर अफेक्टेड, ठीक है। सार्थक, सर वहाँ पे H+ है ना, तो सर उसमें सिर्फ यानी वो सिर्फ प्रोटॉन है, तो उसने अपना तो चार्ज नाइट्रोजन को दे दिया, तो फिर सर फिर वहाँ पे H कैसे लिख सकते हैं? उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं, प्रोटॉन भी नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं। नहीं तो अब इसमें जो है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले आ गए। देखो कैसा था, ये जो नाइट्रोजन था, अभी यहाँ पे थोड़ा और डीप में जा रहे हैं लेकिन चलेगा। ये जो नाइट्रोजन था इसके पास में थे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बनाया। तो ये वाला बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो गया। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, नाइट्रोजन ने खुद का पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, हाइड्रोजन ने खुद का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को दे दिया, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी थी, ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी ने मिलके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सार्थक कमेंट करें। सर वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं है ना। लेकिन अब आ गया ना, देखो ये वाले हाइड्रोजन, मुझे ये बताओ सार्थक, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? हाँ हाँ, तो फिर अगर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। नहीं। तो जैसा ये हाइड्रोजन वैसा ये वाला हाइड्रोजन, अब ये दोनों हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं रहा। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। क्लियर हो रहा है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अभी Yes, आप sir. वीडियो ओपन करो। थैंक यू सार्थक। पृथ्वीराज, सर आप बोल रहे कि ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के पास गया वो हाँ। अपने तो न्यूक्लियस में से निकल से कैसे गया रिएक्ट करने को? अरे न्यूक्लियस में नहीं गया, न्यूक्लियस में से कहाँ गया हाइड्रोजन? देखो एक हाइड्रोजन था, उसने इलेक्ट्रॉन पहले ही दे दिया तो वो H+ बन गया, ये समझा क्या? हाँ। एक हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और उसके पास एक प्रोटॉन था, ऊपर वाले ने उसको न्यूट्रॉन दिए ही नहीं थे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ, फिर उस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। अब वो हाइड्रोजन सिर्फ अपना प्रोटॉन बन के इधर उधर घूमता था। समझा यहाँ तक? हाँ। मतलब दुनिया वालों को लगा कि वो प्रोटॉन है, दुनिया वालों को लगा उसकी जगह न्यूक्लियस में होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को पता था नहीं, मैं सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं हूँ, पुराने जमाने में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, मैं एक एटम हुआ करता था। समझा यहाँ तक? हाँ। अब वो एटम वाला प्रोटॉन मतलब H+ जो किसी जमाने में एटम हुआ करता था, वो अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास गया और उसने अमोनिया को बोला, सर ध्यान से देखो, मैं किसी जमाने में एटम था, मैं बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं हूँ।
तो आप मेरे साथ बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे क्या? तो नाइट्रोजन ने, अमोनिया के नाइट्रोजन ने बोला हाँ। फिर नाइट्रोजन ने बोला ये देखो मेरे पास मेरे खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अपन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते। फिर हाइड्रोजन खुश हो गया। फिर हाइड्रोजन ने पूछा सर आपके पास तो ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन्स है, आप उन तीनों हाइड्रोजन में और मेरे में भेदभाव तो नहीं करेंगे ना? तो नाइट्रोजन ने बोला नहीं, मैं उन तीनों मेरे पुराने वाले 3 हाइड्रोजन एटम और तुम्हारे में बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इसी जमाने में एक एटम थे। और ऐसा बोल के नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। फिर हाइड्रोजन ने बोला सर मैं तो पॉजिटिव चार्ज लेके आया। तो नाइट्रोजन ने बोला तुम पॉजिटिव चार्ज का टेंशन मत लो, तुम पॉजिटिव चार्ज मुझे दे दो। और इसके बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर हो रहा है ना पृथ्वीराज? म्यूट कर दिया उन्होंने, ठीक है, हो गया होगा, इसीलिए हाथ भी नीचे कर दिया, बहुत बढ़िया। धर्मेश भट्ट। हेलो। हेलो धर्मेश। हाँ सर। सर आपने बताया कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियस इज नॉट अफेक्टेड। यस। तो सर ऐसा इसका कोई रीजन है सर, क्यों? हाँ, इसका रीजन है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में होती है। देखो केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, एक्सेप्ट या डोनेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की ही बात चल रही है तो न्यूक्लियस तक बात पहुंची नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तक बात पहुंची नहीं इसलिए न्यूक्लियस इज अनअफेक्टेड। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। यस, न्यूक्लियस जो है वो जब अफेक्ट होता है तो उस चीज को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन का अगर एटम है तो जैसा नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन का एटम होगा अपने पास में, बराबर। नाइट्रोजन के एटम का न्यूक्लियस होगा, है ना? इसका एक न्यूक्लियस है सपोज NU, उसके न्यूक्लियस को मैंने नाम दिया NU। और ये कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसका भी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होगा, उसको मैंने नाम दिया NU। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो न्यूक्लियस को तो पता भी नहीं चला कि नाइट्रोजन कंपाउंड में है कि एटम में है, वो न्यूक्लियस अनअफेक्टेड है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई गेस और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सुमेध कुलकर्णी। Sir, why nucleus is unaffected? Why nucleus is unaffected? Because it is inside the atom. केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर, एक्सेप्ट या डोनेट की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन अगर लेना है या देना है या शेयर करना है तो न्यूक्लियस को पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अगर न्यूक्लियस को पूछने की जरूरत ही नहीं है तो वो अनअफेक्टेड है। ठीक है? अगर सर फिर वो एटम के अंदर नहीं होता तो? एटम के अंदर नहीं होता मतलब? मीन्स वो एटम के इनसाइड नहीं होता तो? हाँ, तो फिर अफेक्ट हो जाता। लेकिन ऐसा कोई एटम नहीं है जिसमें न्यूक्लियस एटम के अंदर नहीं है। न्यूक्लियस बहुत अंदर है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, और जितनी भी रिएक्शन का काम है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में संभाल लेते हैं, न्यूक्लियस तक बात जाने ही नहीं देते। ठीक है? ओके, थैंक यू। तुम्हें हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। सोहन बोलिए। सर कंपाउंड मतलब क्या सर? कंपाउंड मतलब क्या? और ये चीज पहले हो गया है। ठीक है? एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। अब तक आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है? क्लास 9th में मैटर एक टॉपिक हुआ होगा, मेजरमेंट ऑफ मैटर हुआ था क्या? नहीं सर, मैटर अराउंड सर वो लेसन नहीं सिखाया सर हमको स्कूल में। कोचिंग में हुआ है, ट्यूशन में हुआ है क्या? मेजरमेंट ऑफ मैटर हुआ है क्या? सर मैं सर ये लेसन से ज्वाइन हुआ सर क्लास को। अच्छा, तो अपन एक काम करेंगे, आप क्या करना, मेजरमेंट ऑफ एटम ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रीड करना। उसमें आपको कंपाउंड का डेफिनेशन मिलेगा। फिर वो डेफिनेशन
मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप एक बार पूरा टॉपिक रीड करेंगे और उसमें से व्हाट आर कंपाउंड्स ऐसा कुछ हेडिंग दिया होगा, वो कंपाउंड्स वाला आर्टिकल रीड करना, फिर मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा, चलेगा? यस सर। सर वो कंपाउंड क्यों फॉर्म करते सर 2 एटम्स? पता नहीं यार मेरे को क्यों फॉर्म करते हैं, आप सोचना उस पे, वो जब आप लेसन पढ़ोगे ना तब आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है सोहन? यस सर। सर और वो कैसे पता चलता कि सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? लर्न करना और पड़ता है सोहन, कौन से एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, ये चीज लर्न करनी पड़ती। वो ऑलरेडी नेचर में है, हमने जाके देखा कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए हमने उसको लर्न किया, ठीक है। सर पण आपने तो बोला कि जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सोहन एग्जैक्टली यही चीज, एग्जैक्ट सेम डिस्कशन हमने कल भी किया था, तब भी मैंने यही बोला था कि वो चीज लर्न करनी पड़ती, तब भी आपने यही बोला था कि आपने तो एटॉमिक नंबर बताया था। अरे तो एटॉमिक नंबर तो लर्न करना पड़ेगा ना, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन एटॉमिक नंबर तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अब वो क्यों आया इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ठीक है। यस सर। सर कंपाउंड्स इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि एलिमेंट्स अनस्टेबल रहते हैं, एलिमेंट्स आर अनस्टेबल देयरफॉर दे फॉर्म कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। सोहन का जो डाउट था उसका मैंने आंसर दिया, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। कौशिक गेडाम, कौशिक प्लीज आस्क। सर ये सर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सर न्यूक्लियस क्यों अफेक्ट नहीं होता? अभी बताया सर मैंने 5 मिनट सर, यानी न्यूक्लियस तक बात क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही रिएक्शन कर लेते, केमिकल रिएक्शन। टीवी बंद करो रे वहां पे। म्यूट तो भी कर लो यार कुछ तो। पता नहीं मैं क्यों म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको यहाँ से। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट या फिर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इधर डोनेटेड और एक्सेप्टेड और ट्रांसफर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो अगर न्यूक्लियस के बाहर ही इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो गया तो न्यूक्लियस तक बात गई नहीं ना। न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर है तो केमिकल रिएक्शन बाहर के बाहर हो जाएगी। न्यूक्लियस तक केमिकल रिएक्शन के कंसेप्ट को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसीलिए न्यूक्लियस अनअफेक्टेड है। चलो लिख देते हैं, बिकॉज electrons are not present in the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है और केमिकल रिएक्शन का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना या फिर ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर लेन देन एक ही बात है, या फिर शेयरिंग कर देना। धर्मेश भट्ट। हेलो। हेलो धर्मेश। हाँ सर, क्या कोई एटम को सर कलर होता है सर कोई? नहीं, एटम का कलर नहीं रहता। मींस दे आर कलरलेस। Yes, you can say that they are colorless. Actually कलर कब आता है? जब बहुत सारे एटम्स एक साथ रहते हैं। जैसे आयरन इज ग्रे कलर्ड, कॉपर इज रेडिश कलर्ड। तो कॉपर का एटम कलरलेस है, आयरन का एटम कलरलेस है, लेकिन आयरन के बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाएंगे, सॉलिड आयरन बनेगा तो उसको कलर मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ने एटम को देखा नहीं है तो इसलिए एटम का कलर है कि नहीं है पता नहीं है। तो किसी ने न्यूक्लियस को देखा है सर? नहीं, किसी ने न्यूक्लियस नहीं देखा। एटम ही नहीं देखा तो न्यूक्लियस भी नहीं देखा। हमने सिर्फ न्यूक्लियस का इफेक्ट देखा है, राइट? किसी ने एटम नहीं देखा लेकिन एटम का इफेक्ट देखा है लोगों ने। एक्चुअली ऐसा ये अकेला एटम है ऐसा किसी ने नहीं देखा है। यस सर।
ठीक है, तो धर्मेश जो आपने डाउट पूछा ना उस पर मैं थोड़ा और कमेंट करना चाहूंगा, सब लोग सुनेंगे, प्लीज बी इन्फॉर्म कि क्लास में जो डाउट्स पूछे जाते हैं वो सब लोगों के लिए पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी, एक्सप्लेनेशन भी सब लोगों के लिए दिया जाता है। आप लोग सोचो सॉलिड मतलब क्या? सॉलिड का मतलब होता है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। लिक्विड का मतलब होता है पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस है। गैस का मतलब होता है पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस है, बराबर। तो सॉलिड की डेफिनेशन को ध्यान से सोचे। सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तभी उस चीज को सॉलिड बोल सकेंगे। एक या दो एटम के बेसिस पे सॉलिड होगा ये अपन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आप लोग ये कंसेप्ट समझो कि एक एटम सॉलिड लिक्विड गैस नहीं हो सकता, तो वैसे ही एक एटम का कलर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज पे सोचो। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है तो सॉलिड है, लेकिन अगर एक या दो ही पार्टिकल है तो सॉलिड डिफाइन नहीं कर सकते। एक या दो ही पार्टिकल है तो लिक्विड डिफाइन नहीं कर सकते। एक या दो ही पार्टिकल है तो गैस भी डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह कलर भी डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप ये चीज समझ में आई होगी लोगों को। विवेक तायड़े, एक्सक्यूज मी सर। विवेक प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर अगर हमने एटम ही नहीं देखा तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम जो हमने देखा नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट देखा है। एटम देखा नहीं है मतलब एक ऐसा अकेला एटम आइसोलेट करके हमने नहीं देखा, लेकिन उसमें कितना निगेटिव चार्ज घूम रहा है ये तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी ने एक इलेक्ट्रॉन नहीं देखा लेकिन कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा है। सोडियम में निगेटिव चार्ज ज्यादा आया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो हाइड्रोजन में जितना निगेटिव चार्ज मिला उसका 11 टाइम्स निगेटिव चार्ज सोडियम में मिला। इसीलिए बोला कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो। ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक एटम नहीं देखा अपन ने, लेकिन कलेक्शन ऑफ एटम्स देखा है। विवेक कमेंट करे। ओके सर। ओके, थैंक यू। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। अक्षय राठौड़। हेलो सर। सर आपने बताया ना कि हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या एटम नहीं देख सकते, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का साइज कैसे डिफाइन किया गया? नहीं, इलेक्ट्रॉन का साइज डिफाइन नहीं किया गया है। कौन बोला इलेक्ट्रॉन का साइज डिफाइन किया गया है? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आएगा वो चीज भी 11th-12th में, उस पर भी थ्योरी है। अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को तो वो लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, एंड फिर उसकी डिफिकल्टीज हम अप्रोप्रिएट टाइम पे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें एटम के साइज के बारे में कंसेप्ट गिवन है, इलेक्ट्रॉन का साइज डिफाइंड नहीं है। एटम के साइज के बारे में कंसेप्ट गिवन है उसमें, और वो चीज क्लियर हो जाती है 11th क्लास में। कौशिक गेडाम। कौशिक डिफिकल्टी है क्या? प्लीज अनम्यूट करो, डाउट पूछो। नहीं है शायद डिफिकल्टी, हाथ नीचे हो गया। श्रुति, श्रुति प्लीज आस्क। श्रुति, I cannot hear you. Kunal. So your voice is breaking in the middle of the lecture. Voice is breaking in the middle of the lecture. Kunal, please unmute. So your voice is breaking. हाँ, एक बार माइक टेस्ट करते हैं। I will be testing the mic now. You have to repeat whatever I say, okay? So I am not able to hear you. I'm not able to hear. Abhiram, can you hear me now? Abhiram, please unmute. Abhiram Mahajan. Obviously, sir. Very clear. Very clear. ठीक है, thank you. Abhiram, difficulty है क्या? No.
थैंक यू। तो जिनको आवाज नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी, देयर इज वेरी लिटिल व्हिच आई कैन डू टू हेल्प यू आउट। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। ये स्लाइड हो गया। अब ये वाला H2O2 वाला कंसेप्ट, जो लोग H2O2 की डिफिकल्टी के लिए वेट कर रहे थे, अब वो टाइम आ गया कि आप लोगों को H2O2 वाला कंसेप्ट पढ़ाया जाए। ओके, ग्रुप पे भी लिखा है कुछ लोगों ने, सीम्स योर वॉइस इज ब्रेकिंग। किसी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। आज तक जिनसे बात नहीं की। मानसी गट्टानी, मानसी कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? मानसी कैन यू हियर मी? Yes, sir. Mansi, please repeat this statement after me. Yes. 15th August. Sir, please repeat. India got independence on the 15th of August. India got independence on 15th of August. The Republic Day is celebrated on 26th January. The Republic Day is celebrated on 26th of January. Okay, Mansi, thank you so much. ठीक है, अपन पढ़ते हैं आगे। सो नाउ एंड यस, अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है तो देयर विल ऑलवेज बी अ रिकॉर्डिंग पोस्टेड ऑन यूट्यूब, यू कैन एक्सेस इट एट अ लेटर स्टेज। फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं MgCl2। वैलेंसी ऑफ Mg इज 2+। पिछले वाले टेबल में देखा मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, सो देयरफॉर द कंपाउंड, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज MgCl2। ओके, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, valence of chlorine is also 1, therefore the formula will be HCl. I will write HCl यहाँ पे। okay, valency 1, sulfur का valency 2, therefore the formula is H2S। CCl4 same logic and Al2O3 CaO। now please pay attention, इस चीज को ना बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग देखें। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चार्ज लिखा है, कल पूछा भी था किसी ने, सर यहाँ पे तो चार्ज लिख दिया आपने, यहाँ पे तो वैलेंसी लिखा है, ऐसा क्यों? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि इन एग्जांपल्स में वैलेंसी अगर लिखा है तो वहां कोवैलेंट बॉन्ड कंसीडर करना, और चार्ज अगर लिखा है तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करना। ठीक है, तो जहां पे भी चार्ज लिखा होगा उस वाले चीज में हम आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करेंगे। So 2+ is the charge for calcium, 2- is the charge for oxygen, so therefore the formula is CaO। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लिखेंगे CaO is the formula। okay, here the formula is Al2O3, the charge on aluminium is +3, the charge on oxygen is -2। this method is called as criss-cross method of formation of कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का ये क्रिस क्रॉस मेथड है। हम क्या करते हैं, हम वैलेंसी या चार्ज एलिमेंट के नीचे लिखते और फिर उसको क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बनाते हैं। हम वैलेंसी या फिर चार्ज एलिमेंट के नीचे लिखते और क्रिस क्रॉस करके उसका कंपाउंड बना देते हैं। जहां पे वैलेंसी लिखा होगा वहां पे कंपाउंड अज्यूम करना, और जहां पे चार्ज लिखा होगा वहां पे उसका आयोनिक बॉन्ड अज्यूम करना। वैलेंसी के साथ कोवेलेंट अज्यूम करना एंड चार्ज के साथ आयोनिक अज्यूम करना, फिर अपना काम हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी। अब बात करते हैं H2O2 के टर्म्स में। तो H2O2 में एक्चुअली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है। H होता है, फिर एक ऑक्सीजन एटम होता है, उसके बाद फिर से एक ऑक्सीजन एटम होता है, और उसके बाद में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अपन Ca2 लिखना चाहिए था, Ca2O2 लिखना चाहिए था हमने, फिर हमने वो लिख के O कट कर दिया, सॉरी 2 कट कर दिया, और बाद में CaO कंपाउंड लिख दिया। वो चीज हम यहाँ पे कट नहीं कर सकते, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो सिर्फ ये चीज याद रखो कि कोवैलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते, और ये वाली चीज का एग्जांपल है, ये वाली चीज तो आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल है ना। आयोनिक बॉन्ड के एग्जांपल में तो कट कर सकते हैं, राइट? तो आयोनिक बॉन्ड में ऐसा डिलीट कर सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे H2O2 में 2 और 2 कट करना, ये चीज गलत हो जाएगा, इसलिए अपन उसको कट नहीं करेंगे,
उसका फॉर्मूला H2O2 लिखेंगे एंड ये है उसका स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। इस कंपाउंड का नाम भी होता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, लिखो इसको, यही लिख देते। Yes. Now difficulties in this slide. Harsh Vyavare. Could you please repeat this H2O2 one? Yes, I will repeat the H2O2 part again. Please mute yourself. H2O2 वाला पार्ट डिस्कस करते हैं फिर से। H2O2 में क्या है? H2O2 में हाइड्रोजन है 2 बार, ऑक्सीजन है 2 बार। तो ये है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? H2O2। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम और ऑक्सीजन में वैलेंसीज थी 2-2, चार्ज था +2+2, तो वो +2+2 अपन ने लिख दिया, Ca2O2 क्रिस क्रॉस कर दिया और Ca2O2 लिख दिया, फिर 2-2 कट करके CaO लिख दिया। ऐसा कट नहीं कर सकते कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। बस, कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये पॉइंट याद रख लो, कट नहीं कर सकते कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में। इतना भी याद रखेंगे तो आगे के लिए अपना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, हर्ष व्यवहार है, कमेंट करें। हर्ष प्लीज कमेंट। Yes sir, means they form the double covalent bond. Double covalent bond नहीं, there are many covalent bonds in this compound and number of hydrogen atoms is 2 and oxygen atoms is 2. H2O2 लिखा, क्लिक हुआ? Yes sir. Thank you हर्ष। मंथन वानखड़े। Sir, which method do we use for the formation of compound in a covalent bond? नहीं, the method is same. Method is same. देखो, this is a covalent compound. CCl4 is a covalent compound. Valency of carbon is 4, valency of chlorine is 1. क्रिस क्रॉस कर दिया। No sir, for H2O2. हाँ, H2O2 के लिए there is no method. वो H2O2 मॉलिक्यूल वैसे ही लर्न करना है आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम एग्जांपल लिखे, कहाँ लिखे? प्लीज पे अटेंशन टू द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। राइट साइड में ऊपर की तरफ ध्यान दो, ये डिलीट करते हैं। नाउ एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपाउंड बनाने जाए तो हाइड्रोजन लिखेंगे, देन वी विल राइट ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड देन वी विल क्रिस क्रॉस, ऐसा क्रिस क्रॉस कर देंगे। फिर क्या कंपाउंड बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ओके, फॉर क्रिएटिंग वाटर मॉलिक्यूल क्रिस क्रॉस मेथड इज applicable. For creating H2O2 we don't have any method. उसका स्ट्रक्चर देखा हमने और स्ट्रक्चर देखने के बाद उसका फॉर्मूला बनाया। There is no method applicable for H2O2. मंथन कमेंट। Yes sir, thank you sir. ओके, थैंक यू। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्रिस क्रॉस मेथड से बनाओगे तो वो वाटर बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा। इस चीज का ध्यान रखें। बोर्ड पे राइट साइड में ऊपर लिखा है, मैंने राइट साइड में ऊपर लिख दिया बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट सुमेध कुलकर्णी। सर कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए क्रिस मेथड में एप्लीकेबल होती। कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्रिस क्रॉस मेथड एप्लीकेबल होती, कुछ कुछ कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्रिस क्रॉस मेथड अगर करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो वाटर वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। राइट साइड में ऊपर देखो स्क्रीन पे। सर हमें ये लर्न करना पड़ता कि कौन से क्रिस क्रॉस में। हाँ, ये लर्न करना पड़ेगा कौन से कंपाउंड क्रिस क्रॉस मेथड से बनते और कौन से कंपाउंड्स वैसे ही लर्न करने पड़ते। मतलब अगर देखो कंपाउंड अगर वैसे ही लर्न करना है तो वो तो लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर क्रिस क्रॉस मेथड से वो कंपाउंड डेवलप हो सकता तो वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे और 1-2 टॉपिक्स कवर होंगे ना, और 2-4 आर्टिकल्स कवर होंगे तो ये वाला डाउट आपका क्लियर